एक बात कही जाती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपके जिंदगी में कुछ लक्ष्य है तो उसके पीछे पागल बनिए। जब आपको लोग पागल करना शुरू कर दे तो आप समझिए कि आपने कुछ मुकाम हासिल करना शुरू कर दिया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं 10वीं वर्ग के बीजगणित का सेकंड टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन तथा थ्योरी लेके आया हूं। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां पर इस टॉपिक में बहुत सारी चीज छुपे हुए हैं। सबसे पहले चर आता है, दूसरा आता है रैखिक, तीसरा आता है समीकरण। तो सबसे पहले इस टॉपिक पर आने से पहले इसमें जो छुपा हुआ शब्द है उस शब्द को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले चर। चर जो है उसको इंग्लिश में हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वेरिएबल। तो चर वह पद होता है, चर वो पद होता है जिसका मान नियत न हो। वो पद होता है जिसका मान नियत न हो। अब बताइए यहां पे किसके मान नियत नहीं होंगे? तो इस चर में मुख्य रूप से माना गया है एक्स और वाई जेड ऐसे करके, ये इसको हम चर करते हैं। दूसरा आता है रैखिक। ठीक है, तो रैखिक इसके साथ आ गया समीकरण, तब एक मिलके एक पूरा अर्थ वाला शब्द बना है। तो हम सबसे पहले आते हैं रैखिक बहुपद। हम आते हैं रैखिक बहुपद, जो पिछले टॉपिक में आपने पढ़ चुका है उसी पर हम लेके चलते हैं। पहले हम रैखिक बहुपद आते हैं। तो रैखिक बहुपद में आपको बताया गया था कि इस रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जो ए एक्स प्लस बी के रूप का हो और जहां ये डज नॉट इक्वल टू 0 और ए और बी को नियत माना गया है। क्या माना गया है? नियत माना गया है। अब देखो रैखिक बहुपद इसलिए इसको कहा गया है बाबू क्योंकि यहां पर है x पर कितने घात है? 1 घात है। तो जिसमें x पर घात या चर पर घात 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। यही रैखिक बहुपद से ही बना है हमारा क्या? समीकरण। तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो चीज हमने शुरू किया है। चर पर आप समझ रहे हो इसको कि जिसका मान नियत न हो, और दूसरा रैखिक बहुपद। ये अब यही रैखिक बहुपद बनेगा किसमें? रैखिक समीकरण में। तो यहां के बाद हम लेके चलते हैं रैखिक समीकरण। गौर से तुम लोग देखोगे, ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तब हम आएंगे रैखिक समीकरण। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, रैखिक बहुपद में देखा आपने कि x पर घात यानी चर पर घात कितना हो? 1 हो। अब हम पहले चलते हैं समीकरण। समीकरण जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इक्वेशन। सबसे पहले बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है? बहुपद और समीकरण में अंतर पता कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। बहुपद और समीकरण में सबसे बड़ा अंतर है कि बहुपद से हम चर का मान ज्ञात कर नहीं सकते हैं, जबकि समीकरण से चर का मान ज्ञात होता है। कहने का अर्थ है ये बहुपद में चर का मान
ज्ञात नहीं किया जा सकता। और यहां पर अगर हम समीकरण में आते हैं तो इससे चर का मान ज्ञात किया जा सकता। यही दोनों में अंतर है बाबू। बहुपद से हम चर का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं और समीकरण से चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां से आपको समीकरण पढ़ना है, कहीं ना कहीं हमको चर का मान ज्ञात करना है ना, यही पे आप रखना है कि समीकरण से हमको चर का मान ज्ञात करनी है। अब थोड़ा सा गौर करोगे, यहां पर क्लियर हो गया। तो ये तो तुम्हारा अंतर ऐसे दिख रहा है। अब यहां पर जरा गौर करोगे, ax प्लस बी यह फॉर्म हो गया किसका, बहुपद का। लेकिन यदि इसी को हम समीकरण में लाते हैं तो यह बन जाएगा ax प्लस बी इक्वल टू सी। इसको हम कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहां से आपको दोनों समझ में आएगा, ए टर्म भी और ए टर्म भी। यहां से x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां से x का मान ज्ञात किया जा सकता है। और इसको हम लिख सकते हैं ax बराबर c माइनस बी, और x के जगह पे आ जाएगा c माइनस बी बाई ए। ये हो गया चर का मान। सबसे बड़ा अंतर यही है कि बहुपद से हम चर का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और जबकि समीकरण से हम चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये है हमारा सबसे पहले अंतर है बहुपद और समीकरण। और यहां पर ये जो था x प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसको कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो आप 9th क्लास में इस चीज को पढ़ लिए हो। ये 9वां का है, आप इसको ढंग से देख लेंगे, 9th का किताब खोलेंगे, इसमें सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए अब चलो टॉपिक पर आते हैं। हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ध्यान देंगे यहां पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। शब्द जो बच्चे लोग, बच्चा पार्टी सब ध्यान देगा ढंग से। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होगा और ध्यान से देखोगे, है ना। और यहां से तुमको समझ में आएगा कि मैथ बिल्कुल इजी समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो कहीं ना कहीं चर हमारा दो होना चाहिए। रैखिक के लिए कहीं ना कहीं x पर घात एक होना चाहिए, चर पर घात एक होना चाहिए। और यहाँ पर कितने चर हैं? दो चर है। तो इसका जो होता है, इसको ऐसे परिभाषा, सबसे जरूरी है परिभाषा बाबू। देखो प्रॉब्लम बनाना अलग बात है, प्रॉब्लम बनाना अलग बात है, उसकी थ्योरी समझना अलग बात है। तो कोशिश कीजिए कि थ्योरी हम पहले समझ के प्रॉब्लम बनाए, सबसे जरूरी ये होता है। पढ़ो ऐसा कि किसी को पढ़ा सको, तब होता है एक गुड एजुकेशन। पढ़ने का अर्थ नहीं हम पढ़ लिए, बना लिए, दूसरा को पढ़ा नहीं सके, बता नहीं सके, तो वो पढ़ना नहीं हुआ। अब देखो परिभाषा है, तो इस परिभाषा को हम कैसे लिख सकते, क्वेश्चन है। तो यहां पर लिख सकते हैं इसको कि वैसा समीकरण जो ax प्लस by प्लस c के रूप का हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का हो, तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब गौर करेंगे, इसी पर आपको देखना है बाबू, फॉर्म, यही फॉर्म है। यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यहां पर देखना है। यहां पर क्या है, a b और c को नियत कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है? नियत। और यहां पर जो चर है, उस चर को माना गया x और y। अब खुद देखो, गौर करोगे, गौर करना है कि आप खुद देखिए कि x और y पर घात कितना है, 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर आता है, सर इसे रैखिक समीकरण क्यों कहा गया है? तो रैखिक समीकरण इसलिए कहा गया है, तो क्वेश्चन है a b c
चर हमारा x और y हो गया। क्वेश्चन है कि इसे हम रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? तो रैखिक समीकरण इसलिए इसको कहा जाता है बाबू कि इसका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ जब भी इसका बनाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। इसे हम कहेंगे y, इसे हम कहेंगे x, यहाँ पर हमारा ऑरिजिन। तो इसका जैसे आलेख तुम बनाओगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, सरल रेखा आएगा, और सरल रेखा आने के कारण ही इसे कहा गया रैखिक समीकरण। अगर इसका ग्राफ सरल रेखा नहीं आता तो इसे रैखिक समीकरण नहीं कहते। इसलिए इसका रैखिक समीकरण इसलिए कहा गया कि इसका ग्राफ, इसके बाद तुम पढ़ोगे ग्राफ तो वहां पे ग्राफ आलेख बताएंगे कि इसका आलेख हमेशा रैखिक समीकरण होता है। तो यहां से हम ये देखेंगे कि दो चरण रैखिक समीकरण हमेशा किस रूप का होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? तो आपने अभी सीखा दो चरण रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कहते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे समझना है कि क्या एक समीकरण से हम चर का मान ज्ञात कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर एक समीकरण से दो चर का मान ज्ञात कर सकते हैं तो आंसर होगा नहीं। जितने चर उतने ही समीकरण। ठीक है, यदि एक चर है तो एक समीकरण से हम चर का मान ज्ञात कर सकते हैं, और यदि दो चर है तो दो चर से हम दो समीकरण से हम चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि तीन चर है तो उसके लिए समीकरण कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और यदि चार चर है तो उसके लिए समीकरण भी 4 होनी चाहिए। तो हमारे पास अभी दो चर है बाबू, x और y। तो इसके लिए हमारे पास भी दो इक्वेशन होना चाहिए, और इस दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को कहते हैं युगपत समीकरण, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंग्लिश में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो हम इस युगपत समीकरण को जब भी आपको देगा तो यह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देगा, और इसको कहते हैं युगपत समीकरण। क्या कहते हैं? युगपत समीकरण। इस युगपत समीकरण में हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस दोनों समीकरण को हम कहते हैं युगपत समीकरण। यहीं से आपका अब स्टार्ट होता है इस पर टॉपिक। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन है कि सर a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है। कि जितने सारे हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये जो चार है, चार जो 6, ये सारे कहलाते हैं अचर। और यहाँ पर जो चर है बाबू x और y, x और y को हम कहते हैं चर। तो अब इस तरह से हमको दो चरण रैखिक समीकरण पढ़ना है। दो इक्वेशन में आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं युगपत समीकरण। आप किताब खोलेंगे उसमें समीकरण को कहा गया युगपत समीकरण दिया हुआ है। ये हमारा आ गया दो चरण रैखिक समीकरण। यहाँ से टॉपिक पढ़ना है। अब क्वेश्चन है कि इसको हल करना है ना? तो सबसे पहले आप समझिए कि हल करने का अर्थ क्या होता है। एक हल करना है, अगर आपकी किताब में लिखा हुआ हल करना है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन है, यानी एक होता है सोल्व, है ना। तो हल करने का अर्थ होता है एक्स वाई का मान ज्ञात करना, है ना, यानी चर का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखा रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को हल करें। ऐसे करके इसका अर्थ क्या है? हल कर, इसका अर्थ क्या है बाबू? तो इसका अर्थ होता है x और y का कौन सा मान जो इस दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। x और y का कौन सा मान जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, और x और y का वही मान उस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा, है ना। इस तरह से हम हल करने के लिए सीखेंगे। तो हल करने से पहले हम यहाँ पर एक कंडीशन है कि किस तरह के समीकरण का हल होगा और किस तरह के समीकरण का हल नहीं होगा, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करने के लिए
है ना, और इसको हल करने के लिए कितने विधि दिया गया है और इस हल करने का शर्त क्या है, एक टोटल पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले अब देखना है कि हल करने का शर्त क्या है। हल करने का शर्त ये आपको देखना है। तो हल करने के शर्त के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है, दूसरा और तीसरा। ऐसे देखते हैं, यहां पर 2 रखा हुआ है। यदि ये a1 by a2 does not equal to b1 by b2, ऐसे रहे। दूसरा है a1 by a2 बराबर b1 by b2 does not equal to c1 by c2, और तीसरा है a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। इस तरह से हमारा 3 समीकरण है ना। तो इस 3 समीकरण को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम समझेंगे इसको। तो यदि यहां पर आपको देखना a1 by a2 क्या कर रहा है, b1 by b2 कर रहा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको कहते हैं अद्वितीय हल, कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का अर्थ होता है बाबू, इसमें x और y का केवल एक मान होगा, x और y का केवल एक मान होगा। कितने मान होंगे, एक मान होंगे। अर्थात कहने का अर्थ है इस कंडीशन में E एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यहां पर किस बिंदु पर, एक बिंदु पर। एक बिंदु पर करेगा तो यही हमारा कटान बिंदु कहलाता है, और यही कटान बिंदु में जो x और y के मान होंगे वही हमारा इसका अद्वितीय हल कहलाएगा। दूसरा है a1 by a2 b1 by b2 और does not equal to c1 by c2। तो इस कंडीशन में पहले अनुपात निकाल लेंगे, अब देखेंगे ये लागू है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह के कंडीशन के लिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अर्थात कोई हल नहीं होगा का अर्थ क्या होता है, यानी ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर। ऐसे यानी ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी। जब नहीं काटेगी तो वहां पर x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है बाबू ये, इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल का अर्थ होता है, ध्यान दोगे, ये रेखा और एक दूसरी रेखा एक दूसरे पर ओवरलैप है, इस ओवरलैप को दूसरे रूप में क्या कहते हैं, समपाती। तो इस तरह से हम देखते हैं किस पर हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, किस पर मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर मान ज्ञात कर सकते हैं, यहां से ऐसे इस पर मान ज्ञात किया जा सकता है। बाकी दोनों पर मान ज्ञात नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में क्या होगा, समानांतर। और यहाँ पर अनेक हल होंगे, कहने का अर्थ x y के अनेक मान होंगे। और यह अनेक हल होने का अर्थ होता है यह दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या होगा, समपाती होगा। तो इस तरह से हम हल होने का शर्त देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं बाबू। अब यहां से हमको आगे देखना है कि हल करने की विधि क्या क्या है ना। तो इसको हल करने की विधि 2 तरह से की जाती है। ठीक है, हल करने की विधि हमारे पास 2 तरह से है। हल करने की विधि, हल करने की विधि हमारे पास 2 प्रकार का है। पहला एक आलेखीय विधि है, आलेखीय विधि, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। और दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि इस रूप में। ठीक है, और हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बीजगणितीय विधि के बारे में, क्योंकि बीजगणितीय विधि जो है वो हमारे 5 प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। आज हम ये प्रकार बता के आज क्लास को छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस सारी विधि को बताएंगे। वो विधि हम बता रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो विधि आ रहा है
उसको कहते हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। हम कहते हैं विलोपन विधि। इसी को किताब में अलग अलग लिखता है बाबू, लुप्तीकरण विधि। थोड़ा सा ध्यान देंगे अलग अलग किताब, क्योंकि आप अभी 10th में पढ़ते हो, है ना। आपको बहुत सारे किताब में देखोगे तो कहीं कुछ और कहीं कुछ लिखा रहता है, दोनों लिखते हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि दूसरा हो गया। तीसरा है अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि। चौथा हमारा जो है अनुपात निर्णय विधि, चौथा को कहते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। और पांचवा को कहते हैं ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। इस रूप में हम हल करते हैं 5 प्रोसेस से। लेकिन आपको 10th में सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है जो वो विलोपन विधि से और ब्रज गुणन विधि से। तो सबसे पहले इस दोनों पर हम फोकस करेंगे, तब आप और बाकी ये सब आप बताएंगे आखिर प्रतिस्थापन विधि क्या है और अनुपात निर्णय विधि क्या है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं दो चरण रैखिक समीकरण का हल। अगला दिन हम बताएंगे शर्त पर हम क्या करते हैं। तो अगला टॉपिक होगा हल करने के लिए शर्त। ठीक है, ओके बच्चों, आज हमने यहाँ तक विधि पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो शर्त पर जाएगा, कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्टेट लाइन। ठीक है, ओके, धन्यवाद।